सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज़। साथियों, आज हमारे बीच में एक महान हस्ती, एक युवा शक्ति, एक युवा नेता मयंक प्रधान जी पधारे हैं हमारे बहुजन इतिहास के स्टूडियो में। आइए साथियों, उनसे कुछ उनके विचार देखते हैं, विचार समझते हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मयंक जी से। मयंक जी, जय भीम। जय भीम साहब, नमस्कार। मयंक जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनलों का, और आपके जितने भी दर्शक हैं जो आपको देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी, आपसे थोड़े अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल लेना चाहेंगे। आप राजनीति में किस लिए आए मयंक जी? देखिए, राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं हर रूप से। चाहे कोई प्रताड़ित हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई किसी समस्या में फंसा हुआ हो, तो राजनीतिक मैं मानता हूँ एक वो माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोगों की हर वो संभव और असंभव सेवा कर सकते हैं जो कि हम एक व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। तो राजनीतिक में आना यही है कि लोगों की सेवा हो और अपने लोगों की सेवा हो। जो हमारे देश के लोग हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारी संगम विहार विधानसभा के ख़ास तौर से मैं कहूँगा, तो उनका ही जो सेवा है, उनके छोटे मोटे काम हैं, लोगों के अंदर जो डर है वो निकालना, समाज सेवा करना। और समाज सेवा ही मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी बात है। राजनीति तो अपनी जगह है, राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा करते हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए। मयंक जी, नेता तो हमारे संगम विहार में क्या, पूरी दिल्ली में और भी युवा नेता हैं, मगर क्या कारण है, आप क्यों राजनीति में आए? आप मतलब ऐसा क्या करेंगे जो दूसरे लोग नहीं समझते और लोग राजनीति से प्रेरित होकर आ तो जाते हैं, उनको समाज में यही नहीं पता होता उनको काम क्या करना नेताओं को। तो आप कैसे इसको समझेंगे, कैसे जनता को समझाएंगे? देखिए, नेता तो बहुत हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि नेता होना और एक समाज सेवा करना, इसमें बहुत फ़र्क है। लोग नेता बन के आते हैं, कोई पैराशूट से आता है, कोई चांदी का चम्मच लेके माँ के पेट से पैदा होता है, लेकिन हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। लोगों की दुख तकलीफ़ हमने देखी है, हमने सही भी है। और मैं आपको बताऊं कि जाके ना पैर पड़ी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिस व्यक्ति ने समस्या का सामना ना करा हो, वो दूसरे की समस्या को कभी समस्या नहीं मान सकता। मैं भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और सामान्य परिवार में पैदा होने के बावजूद भी मैंने अपनी स्कूली शिक्षा करी, लोगों के बीच में बचपन से ही मैं रहा। लोगों की समस्या देख के मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, क्योंकि वही पीड़ा से मैं भी कहीं ना कहीं ग्रसित था जो लोगों को होती है। जैसे संगम विहार के अंदर आप ले लीजिए ख़ास तौर से कि पीने का पानी नहीं है साफ़। लोग 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे। उसके बाद पानी आ गया, लेकिन पानी उस तरीके से नहीं आया जैसे आना चाहिए था। उसके ऊपर कालाबाजारी हो गई। 20 रुपये बोतल, प्रति बोतल 20 रुपये, कोई 30 रुपये, और अगर पानी भरवाने की बात हो तो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये घंटे के हिसाब से। तो उस चीज़ से मैं भी पीड़ित था, क्योंकि मैं संगम विहार में ही था, मैं इनके बीच में रहता था, यहीं के लोगों के साथ रहता हूँ। तो उस चीज़ से मैं भी पीड़ित हूँ, उस चीज़ का मैंने सामना किया है। तो वो पीड़ा हमें भी है। उसी चीज़ को देख के हमें समाज सेवा का हमने कदम उठाया कि समाज सेवा जो भी हम पे बन पड़ेगा हम वो लोगों के लिए करेंगे। आधी रात को मैं लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। आपने कोरोना काल में देखा है, कोरोना काल में भी लोगों को राशन की किटें पहुँचानी हो, चाहे वैक्सीनेशन का दौर हो, लोगों को टीके का, सबके लिए जितना मेरे पे हुआ है मैंने अपनी तरफ से पूरा संभव प्रयास किया है। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, किसी पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हुआ, मेरा सामर्थ्य था, मैंने लोगों की सेवा करी और आज भी करता हूँ। मयंक जी, भारत के अंदर ये शिक्षा लेने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद
आप और भी किसी जॉब में जा सकते थे, अच्छे से अच्छी आईपीएस कर सकते थे, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते थे, और भी बहुत वो है। ये राजनीति में आने का आपने क्यों सोचा? देखिए, राजनीति में आने का इसलिए ये सोचा है कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे युवा जो पढ़ लिख जाता है वो आता नहीं है। क्यों? राजनीति को लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि यहाँ पे भूखे और नंगे लोग आते हैं। उनका ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं है। राजनीति की जो गंदी कर दी है, लेकिन हर आदमी बोलता है राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी है। मैं मानता हूँ राजनीति गंदी है, लेकिन इस गंदगी को साफ़ कौन करेगा? हर आदमी अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनेगा तो देश कैसे चलेगा? आपने पहले भी देखा होगा, हमारे भी पूर्वज थे, आपके भी पूर्वज रहे हैं, वो राजनीतिक को इतना गंदा क्यों समझते हैं? देखिए, राजनीति को गंदा इसलिए समझते हैं, और जबकि 18 साल लोकतंत्र में 18 साल का आदमी जिस दिन से वोट डालना शुरू हो जाता है, उसी दिन से वो राजनीतिक शुरू हो जानी चाहिए उसकी। देखिए ऐसा क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा यही है कि जो लोगों ने, और मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि जो पुराने ज़माने के जो नेता होते थे, उन्होंने ये ऐसी प्रणाली बना दी है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति लोगों के समझ में नहीं आती। राजनीति को एक ऐसा उन्होंने पेशा बना दिया है कि पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसा। लेकिन राजनीति इतनी भी गंदी नहीं है। राजनीतिक जो ताकत है, सत्ता की जो चाबी है, ये वो चाबी है, इससे आप हर ताला खोल सकते हैं। आज की डेट में युवा जो राजनीति में नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजनीति को इन्होंने गंदा कर दिया है, इन्होंने दूषित कर दिया है। आज युवा, पढ़ा लिखा युवा चपरासी बनने के लिए लाइन में है, अधिकारी बनने के लिए लाइन में है, दरोगा, मुंशी, खलासी, रेलवे, एयरपोर्ट, हर लाइन में है। लेकिन युवा जो है आज की डेट में राजनीति में क्यों नहीं है? राजनीति में आना नहीं चाहता युवा, क्या ये कारण है? आना तो खूब चाहते हैं, ये लोग आने नहीं देना चाहते, क्योंकि जो ये बुढ़े लोग हो चुके हैं ना राजनीति में, जो 70-70 साल के हो चुके हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, ये युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। क्यों? युवा जब आगे आएगा तो वो अपने हक हकूक़ मांगेगा, जब वो मांगेगा तो इनको देना पड़ेगा, तो ये उनको उन चीज़ों से वंचित करना चाहते हैं। ये युवाओं का सिर्फ वोट तो ले लेते हैं, लेकिन युवाओं को किसी भी प्रतिस्पर्धा में आगे आने नहीं देते हैं। मैं युवा लोगों को ये अपील भी करता हूँ, और युवा आ भी रहे हैं, कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है उसमें राजनीति में आएँ। राजनीति में आप आएँ। क्या युवा सिर्फ लाठी खाएगा पुलिस में भर्ती होके? क्या युवा सिर्फ सेना बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन की गोली खाएगा? क्या युवा जो है सिर्फ कंपटीशन दे के, भारी भारी फीस दे के सिर्फ चपरासी, अधिकारी, पियोन यही बनेगा? क्या युवा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या युवा इस देश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जिस देश की 75% आबादी युवा हो, उस देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में आना चाहिए। मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताऊंगा, तलवारों के बल पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जवान खून है, ये देश को आगे ले जाएगा। पढ़ा लिखा भारत है, ये शिक्षित भारत है। लेकिन ये जो बुढ़े नेता हैं ना, इन लोगों से ये देखा नहीं जाता। ये युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहते। ये युवाओं को कभी जातियों में बांट देते हैं, कभी संप्रदाय में बांट देते हैं, कभी आपस में भेदभाव करा के काले गोरे का भेदभाव करा देते हैं, और ये उनको बोलते हैं आप अलग हैं, आप हमारी जाति के हैं, आप उनकी। अरे आप सबको लेके चलिए। युवा का जो दृष्टिकोण है, जो उसका माइंड सेट है, वो एक अलग है, और एक पुराने ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं उनका माइंड सेट अलग है। एक बार युवाओं को मौका दे के देखिए, युवा देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। मैं जी, राजनीति में आने के लिए हर पार्टी की, आप देखते हैं हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की अपनी विचारधारा है, बीएसपी की अपनी विचारधारा है। सबकी राजनीति में कदम रखने के लिए एक विचारधारा होती है, समझ रहे हैं? एक विचारधारा आदमी की होती है। आप किस विचारधारा से आते हैं? किस विचारधारा से आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? देखिए, मेरी विचारधारा बिल्कुल साफ़ है। मेरी विचारधारा वो है जो गुरु नानक देव जी की थी, समता मूलक समाज की। मेरी विचारधारा वो है जो ईवी रामास्वामी नायकर जी की थी।
मेरी मान्यवर विचारधारा वो है जो ललई सिंह यादव जी की थी, मेरी विचारधारा वो है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। मेरी विचारधारा सबका साथ और सबको लेके चलना, सबके लिए बेहतर और बेहतर कार्य करना। मेरी विचारधारा ये नहीं है कि मैं एक का काम करूं और किसी के साथ काम ना करके उसके साथ तुष्टीकरण करूं। मेरे लिए अगर रामलाल प्यारा है तो मेरे लिए रशीद भाई भी उतना ही प्यारा है, मेरे लिए फर्नांडिस भी उतना प्यारा है, तो मेरे लिए गुरनाम सिंह भी प्यारा है। मेरे को चारों चाहिए, मैं चारों का विकास करूंगा जब ही मेरा देश तरक्की करेगा। मेरी विचारधारा सिर्फ खुली किताब है, समता मूलक समाज की विचारधारा है। तो कहने को तो ये है कि देखो बीजेपी भी यही बोलती है, बीजेपी की जो मेन जो लीडर है वो भी यही बोलते हैं, और कांग्रेस ही भी यही 60 साल से कांग्रेस थी राज में, फिर भी हमारा पूरा संविधान जो है, बाबा साहब का जो संविधान जो हमारे देश जिससे भारत चलता है, वो संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। उसके साथ में 11-12 सालों से अब बीजेपी है तो भी अभी संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि संविधान तो हमारा पूरा भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र से है ना, लोकतांत्रिक देश है भारत तो। पर ये क्या कारण है कि 11 सालों में ये इतना उद्यम मचा रखा है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे उद्यम में किस प्रकार से राजनीति कर पाएगा आज का युवा? ये राजनीति ही ऐसी इन्होंने उधेड़ के रख दी है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो आम भारत का सिटीजन है, वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी में बिजी हो जाए और वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, क्योंकि महंगाई उस चरम सीमा पे पहुंचा दी है कि आज आदमी को अपनी रोजी रोटी दिखाई दे रही है। 70 साल पहले आपने बताया कांग्रेस राज कर रही थी, कांग्रेस ने कितने युवा नेता दिए भारत को। आज भाजपा राज कर रही है, 11-12 साल से भाजपा ने कितने युवा नेता दिए भारत को। भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों मिलके युवाओं को ठगा है। युवा, यही भाजपा सरकार है, युवा अगर अपनी शिक्षा का अधिकार मांगता है तो बिहार में लाठी पड़ी ना युवाओं के ऊपर, मध्य प्रदेश में लाठी पड़ी ना युवाओं के ऊपर, लेकिन युवा अगर कांवड़ लेके जाता तो उसके ऊपर फूल बरसते हैं, पूरा प्रशासन फूल बरसाता है। फिर तो ये युवाओं के साथ इन्होंने एक दुर्व्यवहार किया है। युवा अगर अपना अधिकार मांगता है, अगर अपने हक हकूक़ की बात करता है तो ये उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं। युवा अगर किसी दूसरे तरफ जाए, आज युवाओं को इन्होंने नशे की तरफ धकेल दिया है। एक एक विधानसभा में 3-3 शराब के ठेके हैं। मैं आपकी दिल्ली की अगर बात करूं तो शराब के ठेके, यानी कि युवा को पूरी तरीके से बर्बाद करने की ये सरकार साजिश कर रही है। और ये कोई एक सरकार नहीं है। अगर आप कहेंगे केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद करी, तो अगर केजरीवाल दिल्ली बर्बाद कर रहा था तो भाजपा की मोदी सरकार क्या कर रही थी? राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार क्या कर रही थी, जिसने एक एक अपने विधानसभा में 3-3 ठेके खुलवाए? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये युवाओं का सिर्फ वोट पाके युवाओं को बरगलाना चाहते हैं। युवा अगर अपने हक हकूक़ की बात करे तो ये उनको लाठी मारते हैं। तो मान्यवर, आप एक चीज़ बताइए कि इतने सालों से जो भी युवा अब शिक्षित होकर जो अब निकल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, शिक्षित युवा तो पॉलिटिक्स को जानता है, समझता है, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स है आपकी वो कॉलेज से ही शुरू होती है। कॉलेज से शुरू होके जब वो भारत की राजनीति को देखता है तो वो कैसा महसूस करता है? युवा जब भारत की राजनीति को देखता है तो वो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि भारत की राजनीति में युवा का कोई 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है, 1% की भी। और जब युवा की हिस्सेदारी नहीं है तो अन्य लोगों की तो क्या हिस्सेदारी होगी, जिसमें ख़ास तौर से महिला हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इनके तो हाल बहुत ही बुरे हैं। जब युवा इस देश में प्रताड़ित है तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रताड़ित हैं। आप देख लो, जहाँ तहाँ आज भाजपा की सरकार भारत के देश अंदर है ना, आज कौन चैन से है? सिर्फ चैन से वही है जो अरबोपति आदमी है, मिडिल क्लास आदमी, माइनॉरिटी, OBC, SC ST और युवा। आज जगह जगह उनकी पूरे देश के अंदर बदनामी हो रही है। आप देख लीजिए, कोई सा भी स्टेट उठा के अगर युवा अपने हक के अधिकार की बात मांगता है, करता है, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है। देख लीजिए आप, कहीं भी देख लीजिए आप, वीकर सेक्शन के लोग आज दुखी हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं,
क्योंकि आज तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला। माइनॉरिटी समाज के अंदर माइनॉरिटी समाज का कोई नेता नहीं है, SC ST समाज के अंदर SC का कोई नेता नहीं है। संसद के अंदर तो 131 सांसद हैं जो SC ST समाज से आते हैं। उनका क्या मुंह में क्या, जब उनके बिल्कुल दही जम गई है। ये देश के अंदर 11 सालों से इतना जो उधम मच रहा है, ये क्या समझ नहीं पा रहे हैं, या ये लोग पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे, या जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? वो पढ़े लिखे लोग ही अपने समाज के लिए सबसे बड़े श्राप हैं, जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं। वो उसी समाज से पैदा होकर, उसी समाज से अपनी शिक्षा लेके, उसी समाज से आगे आके वोट लेके उसी समाज का, और आज संसद में बैठ गए। लेकिन आज वो उसी समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो स्लो पॉइजन होता है ना, स्लो पॉइजन अगर आपको देखना है तो आप भारत की संसद में जाके देख लीजिए। जो 131 सांसद हैं वो स्लो पॉइजन हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए। उसमें विशेष रूप से युवा भी आता है। तो फिर तो समाज तो बहका रहेगा, समाज कहाँ सुधरेगा? समाज तो, लोगों की दुर्दशा तो नहीं सुधरेगी ना, जब हमारे सांसद जिनको हम प्रतिनिधि बनाते हैं, वोट डालकर उन्हें चुनते हैं। आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अभी तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, अभी तक वोटर जो थे वो जब सरकार चुनते थे, आज ऐसा कारण हो गया है कि सरकार वोटर चुन रही है। तो इसको कैसे देखेंगे मान्यवर? देखिए, ये जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, इस परिस्थिति को बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यदि आप अपने घर की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना, तो आप मिस्त्री के ऊपर ही दोष लगाएंगे कि जी मेरे मकान की दीवार इसने टेढ़ी कर दी, आधा इंच टेढ़ी कर दी। अगर आधा इंच सीधी होती तो मैं इसको कोठी बना देता, इसको ऐसा कर देता, इसको वैसा कर देता। मान्यवर, संसद के अंदर 542 या 543 सांसद बैठते हैं, वो सब के सब क्या एक ही हंटर से घुमाए जा रहे हैं क्या? उनका रिंग मास्टर तो एक ही है, रिंग मास्टर एक है। वो कहते हैं कि जी बाहर के घुसपैठिए आ गए हैं हमारे देश में। तो एक चोर को देखने के लिए आप ये थोड़ी है पूरे भारत को वो करवा देंगे, ये तो गलत है ना? नहीं, हम ये कहते हैं, चलो मान लिया आपकी बात, हम मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, बाहर से घुसपैठिए आ गए हैं, तो आपके इंटेलिजेंट क्या कर रहे थे? हाँ, ये तो सवाल तो सरकार आपकी पे पुलिस उठता है। लाइन क्या, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपके उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, वो क्या कर रही थी? ये भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आएगा घुस जाएगा। यदि आपको रोकना था तो उसी समय रोकना चाहिए थे ना। आज आप गेहूं के साथ घुन भी पीस रहे हो, ये घुन ही पीस रहा है। पूरे भारत को बर्बाद हो गया ना ये तो। पूरा भारत अपना, जितनी भी जनता है बेचारे, वहाँ कितने लोग तो ऐसे हैं बिहार के अंदर जिनके घर पूरा घर बह जाता है, तो वो कैसे अपने प्रमाण पत्र देंगे या नागरिकता का वो देंगे? देखिए, बिहार विधानसभा में एक युवा विधायक है, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। नीतीश कुमार के सामने विधानसभा के पटल से खड़े होकर उन्होंने बोला कि बिहार है बहार है, नीतीश कुमार है, एक तरफ बाढ़ है एक तरफ सुखार है, बताइए उसमें कहाँ बिहार है? नीतीश कुमार के पास शब्द नहीं थे उस युवा सांसद की बात को काटने के लिए। क्यों? क्योंकि जब युवा बात को रखता है ना, तो अपनी पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से रखता है। बिहार के अंदर इतने नेता हैं, इतने लोग हैं, बिहार को पिछड़ा क्यों रखा? बिहार के लोग आज दूसरे स्टेटों में जाके जो बदनामी उठा रहे हैं और इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा नेता, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा IAS IPS, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपया, ठीक है, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। मिलेगा ही नहीं, पैसा खर्च भी नहीं हुआ, मिलेगा और भी नहीं। बिहार की जनता पे पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर भी 70,000 या 71,000 करोड़ का वो पैसा मिलेगा भी नहीं। जो पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च होना था वो पैसा दूसरी जगह खर्च हो गया। मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर आज की जो परिस्थिति है ना, आज बिहार के आदमी को हर आदमी देख के ना ईर्ष्या करता है। क्यों करता है? कि सबसे ज़्यादा नेता तुम्हारे, सबसे ज़्यादा IAS IPS तुम्हारे, और फिर भी तुम्हारा स्टेट सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंदर और ख़ासतौर से मुंबई के अंदर बिहार के आदमी को देख के लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से भगा रहे हैं। पंजाब के अंदर आप देख लो,
कर्नाटका के अंदर आप देख लो, केरला के अंदर आप देख लो। अभी हरियाणा से भी एक वीडियो अजीत अंजुम ने एक वीडियो बनाई है, अजीत अंजुम जी ने, उनको बंगालियों को, वो पश्चिम बंगाल के और भी बंगाली बोलने वाले सारे तो ये रोहिंग्या हो नहीं सकते, वो तो अपने भारत में भी तो बंगाली लोग हैं, उन लोगों को किस हिसाब से मार मार के भगाया जा रहा हरियाणा से। फिर ये एक देश के अंदर बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। ये देश के अंदर ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत बेकार है। ये इस देश के अंदर गृह युद्ध लगाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि क्षेत्रवाद से लड़ा। पहले इन्होंने जातिवाद फैलाया, जातिवाद कहीं तक सफल नहीं हुआ, तो इन्होंने अब क्षेत्रवाद लगा दिया। मैं बिहार का, मैं बंगाल का, मैं महाराष्ट्र का। अरे हैं तो हम सब हिंदुस्तानी, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मेरी इच्छा, मैं जाके हैदराबाद में अगर काम करना चाहूँ तो कौन मेरे को भारत, कोई नहीं, भारत में लोकतंत्र, आप किसी भी राज्य में काम कर भारत सकते हैं। का संविधान मुझे आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 सबको वो देता है। मैं लद्दाख में नौकरी करना चाहूँ, मैं पंजाब में नौकरी करना चाहूँ या रहना चाहूँ, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्यों करवा रही है? हरियाणा में भाजपा की सरकार है, क्या सारे रोहिंग्या हैं वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और रोहिंग्या को हैं तो तुमने पहले क्यों आए किसके तो उसमें रोहिंग्या, अगर बोल रहे हैं कि रोहिंग्या आने से जो पूरे भारत के अंदर ये जो वोटिंग का वो रिवीजन कर रहे हैं, अभी चुनाव आयोग ने बोला है कि पूरे भारत में करेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग तो एनडीए सरकार की कठपुतली है। अगर वो एनडीए बोलेगा कि पैर उठा तो पैर उठाएगा, बोलेगा हाथ उठा तो हाथ उठाएगा। चुनाव आयोग, मान्यवर चुनाव आयोग तो निष्पक्ष वो है। चुनाव आयोग अपना विवेक खो चुका है। चुनाव आयोग किसी ज़माने में होता था निष्पक्ष, अब नहीं है। चुनाव आयोग इस समय एनडीए की सरकार की हाथ की कठपुतली है। अगर बोलेंगे उसको नाच तो वो नाचना भी शुरू करेगा, भाई आप देखो। और मैं तो बहुत जल्दी चुनाव आयोग को घुंघरू भिजवाने वाला हूँ। चलो साथियों, ये थे हमारे मयंक प्रधान जी, जो नए युवा नेता हैं और काफ़ी राजनीति का ज्ञान रखते हैं। साथियों, हमारे बीच में आज राष्ट्र भीम संघ के संयोजक भी आए हुए हैं, तो आइए 2 सवाल उनसे भी लेते हैं। मान्यवर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों को, सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। मान्यवर, चुनाव आयोग ने इतना उद्यम मचा रखा है जो बिहार के अंदर ये जो चुनाव लिस्ट है, इसको रिवीजन करने का जो SIR चला रखा है, इसको मान्यवर कैसे देखते हैं आप? ये सब जो कर रहा है चुनाव आयोग, केंद्र सरकार की कठपुतली है। मान्यवर, ये तो आरोप लगा रहे हैं बड़ा तगड़ा। नहीं, मैं बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूँ, अपने होशोबास में कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग कभी TN सेशन के टाइम पर एक स्वतंत्र प्रभार हुआ करता था, जिसके सामने केंद्र सरकार डगमगा जाती थी। लेकिन आज का चुनाव आयोग एक कठपुतली है। मैं बार बार कहूँगा, कठपुतली है। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर प्रेशर डाल के जब इन्होंने ये देखा, अपना सर्वे करा कर के बिहार में हमारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, तो इन्हें 20-22 सीट दिखाई गई इनके खुद के चैनलों ने कि नहीं आ रही। तब इन्होंने प्रोपगंडा रचा कि इतना वोट माइनस कैसे किया जाए, 90-94 लाख के करीब वोट, जिससे इस वोट को माइनस करके हम प्लस में देखें लगभग सत्ता के करीब पहुँचे। अगर ना भी पहुँचे तो सामने वाले की सरकार हम ना बनने दें। तो मान्यवर, ये वही खेल है। इनको एन केन प्रकरण साम दाम दंडभेद सिर्फ बिहार में अपनी सरकार बनानी है और कुछ नहीं। तो ये तो मान्यवर गैर संवैधानिक हुआ ना? बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ये सरकार संविधान को मान कर रही है। 11 साल में आप मुझे एक भी स्टेज ऐसा दिखा दो कि इस प्रेजेंट सरकार ने कभी भी संविधान की किसी भी आर्टिकल को माना हो। कोई भी आर्टिकल उठा के देख लिया आप, 1 से लेके 349 तक, किसी आर्टिकल को इन्होंने नहीं माना। अभी चुनाव आयोग जैसा बोल रहा, हमने 94.68% हमने पूरा उसका SIR का रिवीजन कर दिया, चेकिंग कर ली है, जिसमें 35 लाख के करीब तो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं वो मतलब डेड हो चुके। अजीत अंजुम ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक हॉल के अंदर बैठकर BLO स्वयं ही फार्म भर रहे हैं और स्वयं ही फर्जी साइन मार रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो ऐसा है ना जनाब, तेजस्वी ने वार किया कि जो 34 लाख आपने वोट काटे हैं, जो बिहार से बाहर गए,
लेकिन बीजेपी तो कहती है कि देश से बाहर गए, लेकिन मैं मान लेता हूँ चुनाव आयोग की बात को कि बिहार से बाहर गए, हमने मान लिया, या ये बिहार को छोड़ के चले गए, या वहाँ नहीं रहते, या इनका कोई उन पर वहाँ का राशन कार्ड तक भी नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये 34 लाख की लिस्ट आप हमें दे दो, हम डोर टू डोर जा कर के देखेंगे कि ये लोग कौन हैं जिनके नाम काटे गए हैं। अब चुनाव आयोग सांसें ले रहा है लंबी लंबी। ये चुनाव आयोग ने कह दिया लिस्ट देने के लिए, तो ये देंगे नहीं, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। नहीं बोला तो है, कल तो वैसे 28 तारीख को इनकी डेट है सुप्रीम कोर्ट में के अंदर चुनाव आयोग की। मुझे पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। इस सरकार के जो मंसूबे हैं उन्हें हर हाल में फेल करेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो मैं समझूंगा कि सब कुछ गोलमाल हो चुका है भारत को बेचने का। तो साथियों, ये थे हमारे राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक जो आज हमारे बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ पर आए थे। तो इनका सबका मैंने आज आप तक इनकी राय पहुंचाई। और चलते चलते एक मयंक जी से एक सवाल और लेना चाहूँगा। क्या मयंक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आपने जैसा बताया कि इन्होंने बोला है कि हम लिस्ट सौंपेंगे। हाँ, लिस्ट सौंपने के लिए बोला है। इन्होंने ये भी कहा था कि हम OBC का जाति जनगणना कराएंगे। क्या शुरुआत जातिगत जनगणना के लिए तो PM ने बोल दिया ना, पूरी कमेटी ने बोल दिया कराने के लिए। बोला ही तो है, अभी उसको धरातल पे तो नहीं उतारा ना, अमली जामा कहाँ पहनाया है। अभी बोलने से कुछ नहीं होता। आप भी बोल दीजिए मैं तीर मारूंगा, मैं तो जब मानूंगा जब मारो तीर, छोड़ो तो सही आप कमान में से, वो लगे ना लगे वो बात की बात है, कम से कम तीर छूटे तो। इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। आज आप देख भी लो, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो एक नई चीज़ कर देती है। रातों रात उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्या कहता है? क्या कहता है आप ही बताओ। रातों रात उपराष्ट्रपति का इस्तीफा यही कहता है कि अब इनको जाट की ज़रूरत नहीं है। जब तक जाट की ज़रूरत थी उपराष्ट्रपति के पद पे बनाए रखा, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये सत्ता के हिसाब से पदों के अंदर हेर फेर कर रहे हैं। पहले सत्यपाल मलिक जी का भी ऐसे ही इस्तीफा हुआ। इनको जाटों की ज़रूरत ही नहीं, जाट तो इनको बेकार में वोट दे रहे हैं, इनके पीछे लग रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल बनाए, जब वो अलग हुए उन्होंने इनके भ्रष्टाचार के बारे में बताया, तो पूरे इनके जितने चमचे थे और विद्यार्थी परिषद के जो इनके कार्यकर्ता थे वो कह रहे वो तो चोर है, वो तो चोर है। अरे चोर कैसे है, क्या चुरा लिया उसने, एक नाम तो बताओ। इनके पास कोई डाटा नहीं है। इनका कहना है कि ना खाका ना वही, जो नरेंद्र मोदी कहे वही सही। वो हमने जो सुप्रीम कोर्ट के मलिक वो हैं वकील हैं क्या बलराज मलिक, वो भी तो जाट समुदाय से आते हैं। उन्होंने इतना अच्छा बयान दिया कि ऐसा है, बिल्कुल संवैधानिक बयान उनका, बहुत अच्छा बयान चल रहा है, जो अपने जाट समुदाय को पूरे को समझा रहे हैं बेचारे। ठीक है ना, कि संवैधानिक रूप क्या है, संवैधानिक जीवन क्या। अभी तक आप देख रहे हैं कि 1950 से मान्यवर ये भारत जो है ये 1950 से धर्म के आधार पर चल रहा है। संविधान को लोग जाने नहीं हैं, समझे नहीं हैं। अब दूसरी पीढ़ी जो आई है ये शिक्षित होकर अब संविधान को जब पकड़ना शुरू करा है, जब से इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू खतरे में, ये फिर धर्म के ऊपर ले आए हैं इसको। तो मान्यवर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप जिस सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की बात कर रहे हैं, मैं तो खैर उनको जानता नहीं हूँ, BR गवई जी, और ना मैंने उनका ये बयान सुना है। लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं आपको बलराज मलिक जी, बलराज मलिक जी का बयान जो आप कोट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बलराज मलिक जी तो आज बोल रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आप तो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो तो कई साल से इन्हें समझा रहे हैं जाटों को। राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल कई साल से समझा रहे हैं, अब निर्मल चौधरी कई साल से समझा रहे हैं। छात्र संघ के नेता हैं, वो अध्यक्ष हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। समझाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समझने वाला कौन है? समझने को कोई तैयार नहीं है। इन्होंने ऐसी गोटी फिट कर रखी है, कोई समझने को तैयार नहीं है। समझाने वाले तो बहुत हैं। चौधरी देवीलाल समझाते समझाते चले गए, चौधरी भजनलाल समझाते समझाते चले गए, चौधरी
भजनलाल और उनके पुत्र समझाते समझाते चले गए, बंसीलाल समझाते समझाते चले गए। समझाने वाले तो बहुत हैं, समझने वाला कौन है? चलिए साथियों, समय भी, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, पर चलते चलते एक छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय भीम संघ से राष्ट्रीय संयोजक हैं और मयंक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो मयंक जी, राष्ट्रीय भीम संघ का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय भीम संघ एक जो संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। ये लोगों के अंदर संविधान की बातों को पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बैठे हैं। मैं जब इसमें जुड़ा हूँ, मुझे जोड़ा है इन्होंने इसमें, तो जो इसकी मैंने खूबियाँ देखी हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है ये संघ किसी को जात पात और किसी आडंबर में ना फंसा के ये संविधान की और संवैधानिक बात करता है। तो इस संगठन का बहुत उज्जवल भविष्य है और ये संगठन बहुत आगे जाएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर खुद एक पद पे कार्यकर्ता हूँ छोटा सा संघ का। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि संघ हमेशा हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखता है, विशेष तौर पे अपने छोटे से कार्यकर्ता का भी। अगर कोई दुख मुसीबत है या परेशानी है तो संघ के सारे लोग, हमारे 7-8 प्रदेशों में जो हमारी बॉडी चल रही है, उसके सारे लोग एक आवाज़ पे, एक फ़ोन पे राष्ट्रीय संयोजक जी के खड़े रहते हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय भीम संघ का बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। चलो साथियों, चलते चलते आपसे आज हमने मुलाकात कराई अपने मयंक प्रधान जी की और हमारे जय किशन जी की, जो कि राष्ट्रीय भीम संघ के संयोजक हैं। साथियों, यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।